हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राघव शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। उसकी बीवी नीता, माँ ललिता और पिता कमलनाथ गांव में रहते हैं। राघव एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और उसका बॉस वनराज उसके काम से हमेशा खुश रहता है। अरे वाह राघव, तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी इतने बड़े डीलर्स के साथ डील कर पाई है। डीलर्स को कन्विंस करने के लिए थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वनराज सर। वनराज के काम से सभी खुश होते हैं। उसे प्रमोट भी किया जाता है। राघव रोज रात को जब ऑफिस से घर आता तो पहले अपनी बीवी नीता को वीडियो कॉल करता और अपने माता पिता से भी बात करता। अरे कैसन बा बिटुआ, सब कुछ ठीक बा के ना है? और ये का तू आज फिर से ई उबले हुए केचुए खा रहा है? आय हाय हाय हाय। अरे बिटुआ, पेट में ना इतने बड़ा गोला हो जाएगा। काहे हमारी बात नहीं समझ पावत है लड़का? अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैगी नूडल्स में सिर्फ मैगी का मसाला ही नहीं बल्कि ढेर सारी सब्जियां भी मिक्स करता हूँ और इसे अलग अलग प्रकार से बनाता हूँ। कभी चीज डालकर, कभी मेयोनीज डालकर और कभी देसी तड़का देकर। लेकिन राघव जी, आपको तो पता ही है ना कि मैदा सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में खाया तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। नहीं नहीं नीता, मैं इसे रोज थोड़ी खाता हूँ। मैं तो इसे कभी कभार खा लेता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आप लोगों ने क्या खाया आज? हम लोगों ने तो मस्त एकदम स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया बिटवा। बहुरिया सच में बहुत ही अच्छा खाना बनावत है। ई हमारी बहुरिया नहीं, ई तो हमारी बिटिया ही है। आखिर बीवी किसकी है? राघव की। तो वो तो नंबर 1 होगी ना। एक दिन जब राघव के ऑफिस के दोस्त उसके शहर के किराए के घर में मैच देखने आते हैं, तभी राघव सबके लिए गर्मा गर्म तरह तरह के फ्लेवर्स वाली मैगी नूडल्स बनाता है, जिन्हें खाकर सब एकदम खुश हो जाते हैं और राघव की तारीफें करने लगते हैं। वाह राघव, अमेजिंग यार। शहर में रहते हुए हमने कभी ऐसी मैगी नूडल्स नहीं खाई। दिस इज समथिंग एल्स, वेरी अमेजिंग। सच में यार, इतनी टेस्टी और इतनी पौष्टिक मैगी नूडल्स तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे मजेदार मैगी नूडल्स तो सिर्फ तुम ही बना सकते हो राघव। थैंक यू दोस्तों। बाय द वे, ये डिफरेंट फ्लेवर वाली मैगी की रेसिपी तूने कहाँ से सीखी? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, मैंने ये रेसिपी तो अपने आप से ही इन्वेंट की है। मैंने कहीं से देखी या कॉपी नहीं की है। बस मसाले मिलाए और बाकी की तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए और बन गई डिफरेंट फ्लेवर्स वाली मैगी। अरे सुपर यार। राघव के दोस्तों को मैगी नूडल्स इतने पसंद आते हैं कि वो पूरी मैगी सफा चट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ बचाते ही नहीं हैं। एक दिन वनराज राघव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए देता है, जिसके लिए राघव 2 दिन सोता नहीं है और लगातार वो उसका प्रेजेंटेशन बनाने में लगा होता है। नहीं नहीं राघव, तुझे ये करना ही होगा। इस प्रेजेंटेशन को क्रैक करके क्लाइंट्स को डील के लिए मनाना ही होगा। आई नो ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है और बस काम करते जाना है। मैं एक काम करता हूँ, अदरक वाली चाय बना लेता हूँ। राघव चाय बनाता है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने प्रेजेंटेशन पर काम करने लगता है। इस तरह पूरे 48 घंटों बाद वो फाइनली ऑफिस के लिए निकलता है और तभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करते हुए उसकी बैग कोई चोरी करके चला जाता है और राघव उस चोर के पीछे भागता है, लेकिन उसके बाद पकड़ नहीं पाता। पुलिस को भी इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पाती। आई एम सॉरी राघव जी, आपके बैग चोर को हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी तलाश जारी रहेगी। आखिर उस बैग में आपका कीमती सामान जो था। अब मैं क्या करूं? मेरा लैपटॉप और पेन ड्राइव दोनों बैग में ही था। अब मैं ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन कैसे दूं? क्लाइंट तो आ भी चुके होंगे। पता नहीं आज क्या होगा। वनराज सर तो गुस्से से आग बबूला हो चुके होंगे। उन्होंने 100 कॉल्स किए होंगे। मेरा फोन भी मेरे बैग में ही रह गया था। बेचारा राघव कांपते घबराते हुए हिम्मत जुटाता है और वो ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वनराज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कारण आज मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? आज तक की सबसे बड़ी डील थी,
मैंने इतने भरोसे के साथ तुम्हें यह काम सौंपा था, लेकिन तुमने तो मेरी और इस कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आई एम सॉरी सर, मैंने पूरे 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन बनाया था सर। उसके कुछ ग्राफिक्स और इमेज मैंने आपको सेंड भी किए थे, लेकिन आज सुबह ऑफिस में आते समय एक चोर ने मेरी बैग चोरी कर ली और मेरा लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव सब कुछ उसमें ही था। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का क्या मिलने वाला है तुम्हें राघव? जो होना था वो तो हो गया है। और क्या चोरी, कैसी चोरी? अरे तुमसे प्रेजेंटेशन फाइल तैयार ही नहीं हुई होगी, इसीलिए तुम आए ही नहीं, और अब ये चोरी वोरी की झूठी कहानी सुना रहे हो मुझे। क्या क्या औकात है तुम्हारी? गांव से आए थे तब तुम्हें मैंने नौकरी दी थी, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछता, समझे तुम? हाँ, निकल जाओ। तुम्हारे होने ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट लॉस्ट। सर ऐसे मत कीजिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, वरना सर। राघव विनती करते हुए 100 बार माफी मांगता है, लेकिन वनराज उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालता है, जिसके बाद राघव कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन वनराज ने बिजनेस वर्ल्ड में उसके नाम की इतनी बदनामी कर रखी होती है कि कोई राघव को अपने कंपनी में काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता। राघव के घर का राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो मैगी नूडल्स ही बनाता है और मैगी नूडल्स के पकने की खुशबू राघव के पड़ोसी मिश्रा जी की खिड़की तक जाती है और वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे राघव बेटा, ऐसा कौन सा जादुई पदार्थ बना रहे हो हाँ, जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है? जरा हमें भी चखाओ। जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये लीजिए। वाह वाह, इन मैगी नूडल्स का स्वाद तो बहुत ही उम्दा है बेटा। मैं जानता हूं कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है राघव बेटा। अगर तुम इतने अच्छे मैगी नूडल्स बनाते हो तो फिर तुम मैगी नूडल्स ही क्यों नहीं बेचते हो? कैसा लगा मेरा सुझाव? सुझाव तो बहुत ही अच्छा है मिश्रा जी, लेकिन मैगी बेचने के लिए मेरे पास ना ही ठेले के पैसे हैं और ना ही मैगी नूडल्स बनाने में लगने वाला नया सामान के लिए पैसे हैं। अरे उस सब की चिंता तुम मत करो। हाँ, मेरे पास एक फूड कार्ट है। अपनी जवानी में मैं भी पाव भाजी बनाकर बेचा करता था। आज उसी की बदौलत मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ। और रही बात पैसों की, तो तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव अब मिश्रा जी के फूड कार्ट पर मैगी नूडल्स बेचने लगता है और मैगी नूडल्स बेचते हुए वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है और गांव में उसका परिवार उसकी इस तरक्की से बहुत खुश होता है। अरे वाह भैया, राघव भैया, आप सच में मुंबई के बेस्ट और नंबर 1 मैगी बनाते हो। अरे मैं तो आपके इस मैगी नूडल्स फूड कार्ट का व्लॉग शूट करूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। और इस तरह से राघव का मैगी नूडल्स फूड कार्ट हर जगह मशहूर हो जाता है और वो खूब सारे पैसे कमाकर खुद का बिजनेस शुरू करता है और एक अमीर आदमी बनता है। सयूरी एक अनाथ लड़की होती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। सयूरी जब 7 महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और फिर वो अनाथ आश्रम में ही रहने लगी। अब जब वो 15 साल की हो चुकी थी तभी वो बाहर की दुनिया में जीने लगी। वो एक ढाबे पर काम करती जिसके मालिक का नाम कल्लूचंद था। कल्लूचंद एक बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। बेचारी अनाथ सयूरी से वो बहुत सारा काम करवाता और बदले में उसे बहुत ही कम तनख्वाह देता। सयूरी उसके ढाबे पर स्वादिष्ट खाना बनाती और खास करके लोगों को उसके हाथ की मटन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आती। सभी उसकी मटन बिरयानी को बड़े ही चाव से खाते हैं। हा कल्लू भाई, आपके ढाबे की स्पेशलिटी मटन बिरयानी के बारे में क्या ही कहूँ। ये मुंह में जाते ही मैं अलग दुनिया में खो जाता हूँ। अरे सच में बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी होती है। जी भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। खाइए ना, और खाइए, लीजिए। अरे बस 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 कल्लू भाई, अब थोड़ा और दही रायता मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। सच कहूं तो। अरे क्यों नहीं जी, ये लो। लेकिन इतना याद रखना
इस सब के एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। कल्लूचंद बहुत ही लालची था। वही ईमानदार सयोरी दिन भर चूल्हे फूंक फूंक कर ढाबे में खाना बनाती। एक दिन ढाबे पर कौशिक और चंदना कहकर एक कपल आते हैं। जब वो दोनों ढाबे के छोटी सी रसोई में चूल्हे के सामने काम कर रही सयूरी को देखते हैं, तभी उन्हें वो बहुत पसंद आती है और उस पर बहुत दया आती है। जब वो उन्हें रायता परोसने आती है तभी, ये लीजिए साहब, मैडम आपका रायता, और कुछ चाहिए आपको? बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सयूरी है मैडम। अरे बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा बेटी, सच में तुम बहुत प्यारी हो। और तो और इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा खाना भी बनाती हो। ये मटन बिरयानी तो लाजवाब है। सयूरी, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें यहाँ काम करने भेजते हैं? नहीं मैडम, मेरे माँ पापा नहीं हैं, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक अनाथ हूँ। चलो मैडम, अभी मैं जाती हूँ, काम निपटाना है, वरना मालिक मुझे छड़ी से मारेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। सयूरी घबराकर रसोई में चली जाती है। ये देखकर कौशिक और चंदना को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखें भर आती हैं। वो दोनों उस दिन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब वो हर हफ्ते में 2 से 3 बार उस ढाबे पर आते हैं, सिर्फ सयूरी से बात करने के लिए। एक दिन जब वो आते हैं तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्लूचंद सयूरी को एक मोटी छड़ी से जोर जोर से बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर चंदना और कौशिक तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहां आकर, अरे कल्लूचंद, तेरी इतनी हिम्मत कि मासूम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है, हाँ? और उससे इस कदर जानवरों की तरह बेरहमी से मारता है, बेशरम आदमी। आदमी नहीं, ये हैवान है, हैवान। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना, ऐसी सजा जिससे ये मरते दम तक न भूल पाए। मैडम। सयूरी एकदम से भावुक होकर चंदना से लिपट जाती है और चंदना और कौशिक सयूरी को कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं। वो दोनों सयूरी को बहुत प्यार देते हैं और ऐसा जीवन देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाय, ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है मैडम। क्या ये मेरा कमरा है? यहाँ तो कितना मुलायम गद्दा है। हाँ सयूरी बेटा, ये अब तुम्हारा ही कमरा है और अब से तुम हमें मैडम या साहब नहीं, माँ और पापा बुलाया करो, और हम तुम्हें प्यारी सयू। ठीक है माँ पापा। हमारी प्यारी सयू। हमारी प्यारी सायू। सयूरी अब स्कूल जाकर पढ़ने लगती है और उसका जीवन एकदम सुंदर तरह से बदल जाता है। सयूरी अब बड़ी हो जाती है। अपने ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लास्ट एग्जाम की एक रात पहले जब सयूरी अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है, तभी अचानक से उसे एक फोन आता है। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका नाम सयूरी ही है ना? है ना? जी हाँ, मैं सयूरी ही बात कर रही हूँ। सयूरी, मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स जिया बात कर रही हूँ। आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें एक्सीडेंट साइट से अब हॉस्पिटल लाया गया है। वो दोनों क्रिटिकल कंडीशन में हैं और आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके पापा का फ़ोन लॉक्ड था, इसीलिए हमने आपकी मम्मी के फ़ोन में लास्ट डायल्ड कॉल आपका देखा, इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये खबर सुनकर सयूरी पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो तुरंत रोते हुए घर के नीचे आती है और टैक्सी ढूंढने लगती है। टैक्सी, टैक्सी भैया, सिटी हॉस्पिटल। सयूरी सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। टैक्सी में बैठकर उसके मन में सैकड़ों डरावने विचार आने लगते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे माँ पापा को। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे सगे माँ बाप तो बहुत पहले ही छीन लिए थे, लेकिन अब मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहती। मेरे माँ पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा करो भगवान जी, प्लीज प्लीज। सयूरी हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक कौशिक की जान चली जाती है और चंदना अपाहिज हो जाती है। चंदना और सयूरी कौशिक के चले जाने से खूब दुखी हो जाती हैं। उसके जाने के बाद तो अब चंदना भी सयूरी को संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि चंदना खुद अपाहिज हो जाती है। वहीं सयूरी ने अपने फाइनल एग्जाम भी मिस कर दिए, जिसके चलते उसका ग्रेजुएशन अधूरा रह जाता है। मुझे माफ कर दो सयू बेटा, मैंने और कौशिक ने तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी ने देखो कैसा खेल खेला। अब हमारे साथ ही खेल खेल दिया। ये बहुत गलत हुआ है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम्हारा ग्रेजुएशन भी रह गया। कोई बात नहीं माँ,
इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। इन सब का कसूर सिर्फ हालातों का है, आपका नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब ये सयूरी अपनी माँ को संभालेगी। मतलब ये कि मैं अब जॉब करके पैसे कमाऊंगी और आपका ध्यान रखूंगी माँ। लेकिन सयू बेटा, तुझे तो अपना ग्रेजुएशन फिर से करना चाहिए। आप उन सब की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सयूरी जॉब ढूंढने जाती है, कई जगहों पर धक्के खाती है, कई इंटरव्यूज देती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसे कहीं पर जॉब नहीं मिलती। वो बहुत निराश हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। बेटा, अब क्या होगा? क्या होना है, सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। मैंने तय किया है कि मैं अब मटन बिरयानी बनाकर बेचूंगी। जी हाँ, वही मटन बिरयानी, वैसा ही स्वाद। लेकिन बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है माँ। मैं जानती हूँ कि आपने और पापा ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला था, और अब मैं फिर से वही करने जा रही हूँ। लेकिन अब फर्क ये है कि ये मेरा खुद का ढाबा होगा। तू सही कह रही है बेटी। जा बेटी, मेरा और कौशिक का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सयूरी अब अपना एक छोटा सा ढाबा बनाती है और उस पर बड़े अक्षरों में मटन बिरयानी वाली का बोर्ड लगाती है। धीरे धीरे लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और सभी मजे से मटन बिरयानी को खाने का आनंद उठाते हैं। अरे वाह वाह, क्या जायका है, क्या लजीज बिरयानी बनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मजा ही आ गया इस मटन बिरयानी को खाकर। बहन जी, क्या आप फंक्शंस और इवेंट्स के ऑर्डर लेती हो? जी हाँ भाई साहब, लेती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को बिरयानी बनवा कर चाहिए तो मैं वो ऑर्डर जरूर लूंगी। अरे ठीक है, तो अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के बर्थडे फंक्शन के लिए 200 से 300 लोगों की मटन बिरयानी बनाएं। अरे वाह, ठीक है भाई साहब, आप मुझे पता बता दीजिए और थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए ताकि मैं सामान ला सकूं। जी जी। इस तरह सयूरी अपने मटन बिरयानी ढाबे को चलाते हुए साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है और अपना ग्रेजुएशन पूरा करके मास्टर्स की पढ़ाई करती है। आगे जाकर ढेर सारे पैसे कमाने के बाद वो हर शहर में अपने रेस्टोरेंट खोलती है और एक अमीर औरत बनती है। वो चंदना को ऐशो आराम वाली जिंदगी दिखाती है और दोनों माँ बेटी खुशी से जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।